दुनिया भर की पौराणिक सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसके बारे में इतिहासकारों का मानना है कि यह सभ्यता मेसोपोटामिया, इजिप्ट और चीन की सभ्यता से भी पौराणिक है। इस सभ्यता की खोज किसने की, कहां से की, इसके लोग आखिर कैसे रहते बसते होंगे, और भी बहुत सी बातें जानेंगे इस वीडियो के अंदर। ये कहानी शुरू होती है साल 1827 में। इस दौर में ब्रिटिश फौज के अंदर जेम्स लुइस नाम का एक सिपाही हुआ करता था, जिसे लोग चार्ल्स मेसन कहकर पुकारते थे। अब मेसन को बहुत पुराने सिक्के इकट्ठा करने का शौक था। कुछ वक्त ब्रिटिश फौज में काम करने के बाद मेसन ने नौकरी छोड़ दी और यहीं पर यानी उस वक्त के हिंदुस्तान में पंजाब के कुछ इलाकों में शोध खोज करने लगा। ये इलाका आज पाकिस्तान में मौजूद है। सो दोस्तों, पंजाब के इलाके में कई जगहों पर खुदाई करने के दौरान मेसन और उसकी टीम के हाथों बहुत पौराणिक रुपयों के सिक्के लगे। और भी रिसर्च करते करते वो 1829 के आसपास पंजाब के मोंटगोमरी जिले में आ पहुंचे। मोंटगोमरी यानी पाकिस्तान का शाहीवाल जिला। इसी मोंटगोमरी से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर हड़प्पा के अंदर मेसन को एक पुरातन शहर के निशान या अवशेष दिखाई दिए। उस वक्त ये शहर किसने बनाया और ये कितना पुराना था, इसका इल्म यहाँ के रहायशी लोगों को भी नहीं था। मेसन ने शहर को अपनी डायरी में नोट किया और वापस इंग्लैंड लौट गए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने एक किताब लिख डाली और इस किताब में उन्होंने बलूचिस्तान, अफगानिस्तान और पंजाब के इलाके में किए गए अपने सफर का जायजा लिखा था, जिसके अंदर हड़प्पा में मिले उस पुरातन शहर का जिक्र भी किया गया था। ये वो दौर था जब दुनिया भर की पुरानी सभ्यताएं जैसे मिस्र और मेसोपोटामिया के नए नए राज निकलकर दुनिया के सामने आ रहे थे। फ्रांसीसियों ने मिस्र पर कब्जा कर लिया था और ये फ्रांसीसी वहां पर खुदाई करके मिस्र की सभ्यता के बारे में पता लगा रहे थे। ये सारी खबरें यूरोप भर में फैल रही थी, जिसकी वजह से ब्रिटिश के दूसरे अफसरों पर आर्कियोलॉजी या रिसर्च और खोज काम करने का भूत सवार होने लगा। साल 1861 में ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का राजपाट अपने हाथों में ले लिया और उसी साल ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इसके पहले डायरेक्टर बनाए गए अलेक्जेंडर कनिंघम। दोस्तों, ये कनिंघम ब्रिटिश फौज में एक अफसर थे। उनको शुरू से ही आर्कियोलॉजी या शोध खोज करने का बहुत शौक था। मेसन की किताब पढ़कर अब कनिंघम ने हड़प्पा का दौरा किया, लेकिन कनिंघम तो भारत के बौद्ध स्तूपों की खोज करने में लगे हुए थे, जिसकी वजह से शुरुआत में उनको लगा कि ये हड़प्पा कोई खोया हुआ बौद्ध शहर ही होगा। हड़प्पा में उनको कुछ सील्स यानी मोहरें भी मिली। उन्होंने अपनी राय रखते हुए कहा कि ये सील्स यानी मोहरें भारत के बाहर से लाई गई थी और हड़प्पा में मिले एविडेंस या अवशेष सिर्फ 1000 साल पुराने ही हो सकते हैं। ये उनका सिर्फ एक अंदाजा था। फिर साल 1904 में ASI के डायरेक्टर बने जॉन मार्शल। इस जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को हड़प्पा की खुदाई का काम सौंपा और लगभग इसी वक्त के दौरान सिंध प्रांत में एक और साइट के पास कुछ एविडेंस मिले और वो था सिंधु घाटी का मशहूर शहर मोहेंजोदड़ो। अब जॉन मार्शल ने DR भंडारकर और RD बनर्जी को इस साइट पर रिसर्च करने का काम सौंपा और 1923 में बनर्जी ने मार्शल को ये बताया कि ये बहुत ही पुराना या अति पुरातन काल का शहर हो सकता है। बनर्जी ने यह भी नोट किया कि हड़प्पा और मोहेंजोदड़ो में कई समानताएं थी। दयाराम साहनी और RD बनर्जी के रिसर्च को इकट्ठा किया गया। आखिर में 1924 में जॉन मार्शल ने लंदन की एक मैगजीन के माध्यम से ये घोषणा भी कर दी कि उन्होंने एक पुरातन सभ्यता की खोज कर ली है, जिसे नाम दिया गया सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब चूंकि पहली खोज हड़प्पा के अंदर हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पन सभ्यता भी कहा गया था। मोहेंजोदड़ो की खुदाई का काम 1925 में शुरू हुआ, जो 1931 तक चलता रहा। 1947 में भारत पाक के बंटवारे के बाद हड़प्पा और मोहेंजोदड़ो का इलाका पाकिस्तान में चला गया। आगे चलकर हरियाणा और पंजाब के इलाके घग्गर हाकरा नदी के किनारे और भी कई शहर मिलते गए। ऐसा भी कहा जाता है कि यह घग्गर हाकरा असल में सरस्वती नदी ही थी, जिसके बारे में पौराणिक ग्रंथों में बताया गया है। बहरहाल साल 2002 तक हड़प्पन सभ्यता के तकरीबन 1000 से ज्यादा इलाके खोजे जा चुके थे। 2008 की एक रिपोर्ट के हिसाब से 616 इलाके या शहर भारत के अंदर है, जबकि 406 साइट्स पाकिस्तान में मौजूद है। सिंधु घाटी सभ्यता के 5 शहर काफी मशहूर और बड़े बड़े हैं: हड़प्पा, मोहेंजोदड़ो, धोलावीरा, गनेरीवाला और राखीगढ़ी।
आइए जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के इन शहरों से हमें तब के इंसानों के बारे में क्या जानने को मिलता है। दिमाग में पहला सवाल तो यही आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई। आज से 5000 साल पहले लोग आखिर किस तरह की जिंदगी गुजारते थे, और फिर वो वक्त कब आया जब दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता सिंध प्रांत की मिट्टी तले दबकर मलिया मेट हो गई। आइए जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के लिए जिन साइट्स की खुदाई हुई उनमें से एक का नाम है मेहरगढ़। ये साइट बलूचिस्तान में मौजूद है। आंकड़ों की सुने तो इसकी मौजूदगी का वक्त 7000 से 5500 ईसा पूर्व माना जाता है, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 7000 साल पीछे का वक्त। इसी काल यानी इसी दौर से मिलती जुलती एक और साइट भारत के अंदर भी मौजूद है, बिरनाना, जो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में मौजूद है। इन दोनों साइट्स का टाइम पीरियड न्यूलिथिक पीरियड यानी नवपाषाण काल का माना जाता है, यानी वो वक्त जब इंसानों ने खेती करना शुरू किया था। इसे पूर्व हड़प्पा काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस काल में लगभग सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत नहीं हुई थी, बस छोटी छोटी बस्तियां ही बनना शुरू हुई थी। बस्ती से सभ्यता बनने में एक लंबा अरसा लगता है। हड़प्पा या सिंधु घाटी के अंदर सभ्यता का जन्म हुआ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने से तकरीबन 3300 साल पहले, जब पहाड़ी इलाकों से लोग मैदानी इलाकों में रहने बसने के लिए आ गए। सिंधु घाटी में खुदाई के दौरान मिली पहली सील्स या मोहरें भी इसी दौर की है। सिंधु और घग्गर हाकरा जैसी बड़ी नदियों का किनारा काफी हरा भरा था, इसलिए इन लोगों ने नदियों के किनारे खेती करना शुरू कर दिया। इसी अरसे में लोगों ने मटर, तिल और कपास की खेती शुरू कर दी थी। फिर 700 साल बाद यानी 2600 ईसा पूर्व आते आते नगरों यानी शहरों की शुरुआत हुई। इसी अरसे में यहाँ के लोगों ने बड़ी बड़ी दीवारें और 4 दीवारी बनाकर अनाज के भंडार बनाने की शुरुआत की। वक्त के गुजरते सिंधु घाटी के लोग समझदार होते गए। मिट्टी के बर्तन बनाना भी उन्होंने शुरू कर दिया था। 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के अरसे को सिंधु घाटी सभ्यता का सुनहरा दौर माना जाता है। बड़ी अजीब बात है, वो लोग किस हाल में जी रहे थे, क्या क्या मुश्किलें थी, इसका हमें कुछ पता नहीं। तो फिर उनका सुनहरा दौर कौन सा था और कितने वक्त तक ठहरा था, इसके बारे में अपनी राय देना ये शायद ज्यादती है। इसी अरसे के कुछ एविडेंस जो मोहनजोदड़ो या बाकी साइट से हासिल हुए हैं, चलिए जानते हैं कि उनसे हमें उस जिंदगी के बारे में क्या पता चलता है। आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से मानव सभ्यता या इंसानियत दुनिया के 6 अलग अलग हिस्सों पर उभरना शुरू हुई। इनमें 4 सबसे मशहूर है, सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की खास बात यह है कि दुनिया के सबसे बड़े इलाके पर फैली सभ्यता यही थी। ये सभ्यता लगभग 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर के इलाके पर फैली हुई थी, जिसमें अंदाजन 50 लाख लोग रहते थे। हो सकता है ज्यादा भी हो और हो सकता है कम भी हो, पक्का नहीं कहा जा सकता। एक मुख्य नगर या मरकजी शहर बीच में होता था और इसके आजू बाजू छोटे छोटे हड़प्पन इलाकों में लोग रहते बसते थे। शहर की बनावट भी एक खास तरीके से की जाती थी। हड़प्पा सभ्यता में हर शहर के 2 हिस्से हुआ करते थे, एक ऊपरी हिस्सा और दूसरा नीचे वाला हिस्सा। ऊपरी वाले हिस्से में बड़ी इमारतें हुआ करती थी, अनाज के गोदाम भी यहीं पर थे। इस ऊपरी गढ़ को जमीन के ऊपर वाले हिस्से में बनाया जाता था और इसके इर्द गिर्द चारों तरफ दीवारें भी होती थी। शहर का निचला गृह भी 4 दीवारी के अंदर ही होता। ये पूरा मिलाकर एक मेन शहर होता जहाँ लोग रहते थे और इसे ब्लॉक्स के आकार में बनाया जाता। ब्लॉक्स के बीच से सड़कें भी निकलती थी, जिनकी चौड़ाई लगभग 10 मीटर तक होती थी। इन सड़कों में से एक ही साथ 2 बैलगाड़ियां निकल सके इतने खुले रास्ते थे। इसके अलावा घरों के बीच से भी छोटी छोटी गलियां निकलती थी। शहरों की बनावट के लिए ईंटों का इस्तेमाल होता था, यहाँ तक कि शहर की बुनियाद में तो पट्टी में पकाई ईंटें मिलती है और दीवारों पर कच्ची ईंटें थी। ये ईंटें इस कदर मजबूत होती थी कि इससे जुड़ा एक किस्सा सुनिए। जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज हो गई तो धीरे धीरे यहाँ पर से ईंटें गायब होने लगी। छानबीन करने पर पता चला कि यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर ब्रिज वगैरह बनवाने के लिए ईंटों का इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ तक कि यहाँ के लोगों ने भी ईंटों को अपने घरों में लगाने के लिए चोरी किया था। शहर के आजू बाजू 4 दीवारी बनवाने के लिए खास ध्यान दिया जाता था। एक्सपर्ट्स तो ये अंदाजा लगाते हैं कि मोहनजोदड़ो और धोलावीरा में बनी 4 दीवारी की सिर्फ बुनियाद रखने में 10,000 मजदूरों को लगातार 400 दिनों तक काम करना पड़ा होगा। ये 4 दीवारियां दुश्मन से बचने के लिए नहीं बनाई जाती थी, बल्कि बाढ़ का पानी शहर के अंदर ना आने पाए इसलिए बनाई गई थी।
बाढ़ से बचाने के लिए ही अनाज के भंडारों को ऊपर वाले गढ़ में बनाया जाता था, ताकि अगर पानी शहर में घुस भी आए तब भी अनाज शहर के ऊपर वाले हिस्से में महफूज पड़ा रहे। सिंधु घाटी की एक नोट करने लायक बात यह भी है कि इनके शहरों में कोई राजमहल या किसी विशेष इमारत के निशान नहीं मिलते, जिससे ये बात पता चलती है कि सारे लोग एक समान स्थिति में रहते थे। इन शॉर्ट कहूँ तो राजाशाही नहीं रही होगी और ऊंच नीच से हटकर सभी एक साथ मिलकर रहते होंगे। अगर इसी समय की यानी कांस्य युग की दूसरी सभ्यताओं को देखा जाए तो उनमें ये चीजें कहीं नहीं मिलती। जैसे मिस्र की सभ्यता पर राज करने वालों को फेरो या फिरौन कहा जाता था। इन फिरौनों के लिए बड़ी बड़ी इमारतें बनवाई जाती थी। पिरामिड जैसे बड़े स्ट्रक्चर हमें बताते हैं कि ऊंचे लोगों के मरने पर भी उनकी डेड बॉडी तक को भी अच्छे तरीके से रखा जाता था। इन शॉर्ट कहूँ तो मिस्र के राजाओं को या फिरौनों को भगवान या खुदा ही माना जाता था। इसके अलावा सिंधु घाटी की सभ्यता में बाकी सभ्यताओं के मुकाबले भी कुछ और चीजें हैं। जैसे बाकी सभ्यताओं में केंद्र या राजा के हाथ में सारी पावर होती थी। कानून, अर्थव्यवस्था और व्यापार सब राजा के कंट्रोल में होता था। हर सभ्यता में थोड़ी सी ऊंच नीच तो होती ही थी। बड़े लोगों और छोटे लोगों में बहुत अंतर होता था। ठीक इसी तरह हर राज्य का एक अपना धर्म होता था। बड़े बड़े मंदिर या इबादत खाने बनाए रहते थे। अपने धर्मों के तौर तरीकों को अंजाम देने के लिए बड़े बड़े भवन, मूर्तियां या महल भी तामीर किए रहते थे। ज्यादातर सभ्यताओं के पास फौजें या सेना भी होती थी और गुलामी प्रथा भी पाई जाती थी, जबकि इस तरफ सिंधु घाटी की सभ्यता में ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता। खासकर कोई धर्म या बड़ी ताकत होने के सबूत तो बिल्कुल नहीं। किसी राजधर्म के संकेत नहीं मिलते और ना ही किसी रिलीजियस स्ट्रक्चर के और धार्मिक संरचना के। यहाँ पर खुदाई के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को मछली के कांटे और जानवरों की हड्डियां भी मिली है। इससे पता ये चलता है कि शायद सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मछली और जानवरों को खाना पसंद करते थे। मरने के बाद यहाँ के लोगों को जमीन के अंदर दफन किया जाता था। इससे एक और बात पता चलती है कि यहाँ के लोग अपने मुर्दों को जलाते नहीं थे। यहाँ पर से जो हथियार और औजार बरामद हुए हैं उससे साफ साफ पता चलता है कि सिंधु घाटी के लोग शिकार करना भी पसंद करते थे। सिंधु घाटी में मरने के बाद दफन किए जाने वाले हर लाश के सर को उत्तर की तरफ रखा जाता था। खुदाई में मिले एविडेंस के हिसाब से सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा ध्यान पानी और सफाई को दिया जाता था। इस सभ्यता की पहचान इसके सीवेज सिस्टम यानी गंदे पानी के बहाव की नालियों के लिए भी की जाती है। हर घर में अपना एक बाथरूम होता था जिसमें टाइल्स लगती थी। दीवार और जमीन को ईंटों पर टार लगाकर वाटरप्रूफ बनाया जाता था। बाथरूम के अंदर से एक नाली बाहर निकलती थी जिससे पानी बाहर जाता। ये पानी शहर के नीचे बनी नालियों के नेटवर्क से कनेक्ट होकर निकलता और यही नालियां पानी को शहर के बाहर ले जाती। प्लम्बिंग और सीवेज सिस्टम की ऐसी मिसाल उस वक्त की किसी दूसरी सभ्यता या किसी दूसरी कौम के अंदर देखने को नहीं मिलती। सिंधु घाटी की सीवेज सिस्टम इतनी बेहतर थी कि 2 मंजिला इमारत भी इससे कनेक्ट रहती थी। हर मंजिल से एक नाली दीवार से होकर नीचे आती और अंडरग्राउंड नालियों से मिल जाती। इसी से पता चलता है कि सिंधु घाटी के लोगों की नज़र में पानी की क्या अहमियत थी। मोहनजोदड़ो के अंदर एक बड़ा जलकुंड या पानी का एक टैंक भी मौजूद है जिसे द ग्रेट बाथ कहा जाता है। अंग्रेजों ने जब इसे पहली दफा देखा तो उन्हें लगा कि ये नहाने का बाथरूम है, इसलिए इसे द ग्रेट बाथ नाम दे दिया गया। इसके बारे में खास बात ये कि ये जलकुंड सिर्फ मोहनजोदड़ो के अंदर ही मिला है और किसी भी साइट पर ग्रेट बाथ जैसे निशान नहीं मिलते। इस ग्रेट बाथ की गहराई 2.4 मीटर है जिसमें पक्की ईंटों से दीवारों को वाटरप्रूफ बनाया गया है। जलकुंड के पीछे की तरफ एक कुआं है जिससे पानी भरा जाता और इसके सामने की तरफ निकासी का रास्ता है जिससे पानी बाहर निकाला जाता। इस बात को क्यों और किसके लिए बनाया गया था इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अंदाजा ये लगाया जाता है कि ज्यादातर इसका इस्तेमाल किसी सार्वजनिक प्रथा या रीति रिवाज को अंजाम देने के लिए ही किया जाता होगा। सिंधु घाटी के सारे शहरों में पानी के संग्रह का बंदोबस्त किया जाता था। धोलावीरा शहर की दीवारों के आसपास पानी के 16 जलकुंड बने हुए मिले हैं जिसमें बाढ़ का पानी जमा किया जाता था। हर शहर में पानी के कुओं की तामीर की जाती थी जिनकी दीवार पर ईंटें लगाई जाती। एक सवाल ये कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आखिर काम क्या किया करते थे, तो इस कौम या सभ्यता के ज्यादातर लोग खेतीबाड़ी का ही काम किया करते थे। उस दौरान अनाज के अलावा हल्दी, अदरक, जीरा, लहसुन वगैरह उगाया जाता था और बर्तन बनाने का काम भी यहाँ पर किया जाता था। इसके अलावा यहाँ के लोग ऊंट,
भैंस, बकरी, कुत्ते और बिल्लियां भी पाला करते थे और इनका व्यापार भी किया जाता था। व्यापार के लिए नदियों के अलावा समुद्री रास्तों का भी इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि सिंधु घाटी की कई सील्स या मोहरें मेसोपोटामिया की खुदाई के अंदर से भी मिली है, जिससे पता चलता है कि इन दोनों सभ्यताओं के बीच व्यापारी लेन देन हुआ करता था। यहाँ तक कि मेसोपोटामिया के अंदर उस वक्त सिंधु घाटी इलाके को मेलुहा नाम से जानते थे। सिंधु घाटी की खुदाई में आर्कियोलॉजिस्ट को हजारों सील्स या मोहरें भी मिली है। इन मोहरों पर एक जानवर का चित्र और कुछ 4-5 निशान लिखे मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक खास भाषा या लिपि का इस्तेमाल होता था। जैसे कि मैंने पहले बताया, ये सील या मोहरे स्टैंप वाली मोहरे है, यानी किसी एक तराशे हुए नमूने से ये मोहरे जगह जगह लगाई जाती या दागी जाती थी। कई सील्स ऐसी है जिनका इस्तेमाल दागने के लिए नहीं बल्कि जानकारी को दर्ज करने के लिए किया जाता था। अब इनकी खोज तो हो गई, लेकिन इन सील्स या मोहरों पर लिखी भाषा या लिपि का मतलब क्या है, ये आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। दुनिया की बहुत पौराणिक भाषाएं और लिपि आज के इंसान सुलझा चुके हैं, लेकिन सिंधु घाटी में मिली मोहरों की लिपि या भाषाएं आज तक कोई भी आर्कियोलॉजिस्ट या इतिहासकार नहीं सुलझा पाए। अगर आप सिंधु घाटी की लिपि या भाषा पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करिए। खैर, 2600 ईसा पूर्व से लेकर अगले 700 सालों तक यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा होगा, कोई मुश्किल नहीं थी और सिंधु घाटी के लोग यहाँ फल फूल रहे थे। फिर आखिरकार 1900 ईसा पूर्व में इनका खात्मा होना शुरू हो गया और लगभग 1300 ईसा पूर्व के आसपास यहाँ पर सब कुछ ज़ेरो ज़बर हो गया। जहाँ कभी हजारों लोग बसते थे वही जगह अब सुमसाम हो गई और यहाँ पर बाकी अवशेष, पत्थर, हड्डियाँ और इंसानों के कंकाल ही बच पाए और आखिरकार सिंधु घाटी शमशान घाट बन के रह गई। सिंधु घाटी की सभ्यता कैसे खत्म हुई, इस बात पर लोगों की अलग अलग राय है। कुछ कहते हैं कि बाहर के लोगों ने इन पर हमला किया था, कुछ का कहना है कि मौसम के बदलने से नदियों का पानी सूखने लगा, इसलिए सिंधु घाटी के लोग यहाँ से पलायन कर गए। एक थियरी ऐसी है जिसके हिसाब से कहा जाता है कि इनका खात्मा भूकंपों की वजह से हुआ था। 2200 ईसा पूर्व में धोलावीरा शहर के अंदर भी भूकंपों के निशान मिलते हैं। हो सकता है बढ़ते भूकंपों की वजह से लोग यहाँ से चले गए हो। इसके अलावा एक रिपोर्ट कहती है कि सिंधु घाटी के लोग एक साथ खत्म नहीं हुए, बल्कि धीरे धीरे उन्होंने पूरब यानी मगरिब की तरफ जाना शुरू कर दिया। एक आखिरी थियरी जो ज्यादातर लोग मानते हैं वो ये कि सिंधु घाटी की नदियों में पानी बढ़ जाने की वजह से यहाँ पर एक दिन बहुत बड़ी बाढ़ आ गई और एक साथ पूरी सिंधु घाटी पानी के नीचे डूबकर समा गई। ऐसे इनका खात्मा हो गया। साल 1300 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी पूरी तरह से सुनसान और तबाह हो चुकी थी। दोस्तों, आपके सिंधु घाटी सभ्यता पर क्या विचार है, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं मिलता हूँ अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान में रहे। अस्सलाम वालेकुम।